Hello students, myself Rakesh Mishra, 10th class SST हिस्ट्री लेसन 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेसन 1 जैसा कि ये हिस्ट्री बुक हुआ और इसका लेसन 1 जो है वो द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर है। इसमें जैसा कि एक पिक्चर इंडिकेट है जो फ्रेडरिक सॉरी के द्वारा बनाया गया है। इस पिक्चर के बारे में पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस पिक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, ये यूटोपियन विजन पे आधारित है। दिस पिक्चर वाज टोटली बेस्ड ऑन यूटोपियन विजन। दैट मीन्स व्हाट इज द टर्म यूटोपियन विजन मीन्स? Utopian vision, that means an imaginary vision in which we think that all society is based on idealistic principle. इसका सीधा सा अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि यूटोपियन विजन क्या क्लियर करता है। यूटोपियन विजन ये बताता है कि समाज जो है वो आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस सिद्धांत के थिंकर्स जो थे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि ए लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल, they are marching forward to the statue of liberty. It has जैसा कि इसके एक हाथ में जो है वो enlightenment ज्ञान का प्रकाश है और दूसरे हाथ में राइट ऑफ मैन चार्टर है। तो इतना तक हमने क्लियर किया था। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसमें आपके जर्मन का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, अमेरिका का, इनके फ्लैग्स दिखाए गए हैं। तो इन फ्लैग से ये इंडिकेट होता है कि ये सारे देश जो हैं वो फ्रीडम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनको आज़ादी चाहिए, उनको डेमोक्रेसी चाहिए। तो इस डेमोक्रेसी के लिए वो संघर्षरत है और उन सारे लोगों के चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको आज़ादी मिल जाएगी। तो एज द राइज ऑफ नेशनलिज्म, it has based on two principles. Number one principle, la patrie, and number two, la citoyenne. La patrie, that means as we know that fatherland, that means all the land was made by God. This is the principle that land is made by God and we all are the citizen of God. हम सारे लोग जो हैं वो ईश्वर की संतान हैं। तो फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territory state 1789 under the rule of an absolute monarch. That means what was the cause? ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस का मोनार्कियल स्टेट जो है वो अचानक से डेमोक्रेसी में चेंज हुआ? इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ये है कि आपके थर्ड स्टेट जिसको कहा जाता है, जिसमें फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिजन्स, पेंटर्स, इन सारे लोगों को सही अधिकार नहीं मिला, ये असंतुष्ट थे। तो इनकी असंतुष्टि जो है वो रिवोल्यूशन के रूप में सामने आई, जिसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई। नंबर वन कॉज। नंबर टू कॉज, दैट मीन्स लॉट्स ऑफ scholars like as Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, they have written enough. The two treatises of government, it was stated by a scholar. इसमें बताया गया है, टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में ये बताया गया है कि सरकार जो है इनके कौन कौन से पहलू हैं। या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक वाज रिटन बाय रूसो, वेरी फाइन बुक। इस बुक के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मोनार्कियल गवर्नमेंट किसी मोनार्क की वंशागत परंपरा पर आधारित नहीं है। वास्तव में मोनार्कियल स्टेट का आधार जो है वो लोगों के द्वारा चयनित है। सारे लोगों में से एक शक्तिशाली, एक जो रक्षक, जो एक मजबूत व्यक्तित्व था जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसको राजा बनाया गया। तो अगर वंश परंपरा के अनुसार कोई कमजोर व्यक्ति ये दावा करे कि वो उस वंश का है और वो राजा बनने का हकदार है, तो ये मान्यता गलत है और ये होना नहीं चाहिए। जबकि फ्रांस में या जहाँ भी मोनार्कियल गवर्नमेंट थी वहाँ इसको लोग इसका दावा करते थे और उस हिसाब से राजा बनते थे। तो राजतंत्र पे ये अटैक हुआ। इस अटैक में स्कॉलर्स का बहुत बड़ा योगदान है और उन स्कॉलर्स ने ये बताया कि किस तरह से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस।
could create a sense of collective identity of the French people. That means अभी हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर्स आपके 9th क्लास का अगर आपको याद होगा तो उसमें पढ़ा था कि लुई 16 जो था वो बिना किसी कॉर्टियर के डिसीजन के सेल्फ डिसीजन लेता था। दैट मीन्स वो ये कहता था कि कोर्टियर्स का डिसीजन कोई अलाउ नहीं है, जब हमको आवश्यकता होगी तो हम दरबारियों को कॉल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं था। वो कभी भी दरबारियों को कॉल नहीं करता था, यानी कि सारा डिसीजन जो है, सारे पावर्स जो है उसके हाथ में थे। एज यू नो, आप जानते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारे पावर सेंट्रलाइज हो जाएंगे तो वो व्यक्ति डिक्टेटर हो जाता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिक्टेटर? दैट मीन्स ही थिंक्स दैट ऑल पावर इज इन माय हैंड, सो नो राइट्स ऑफ ह्यूमन आर इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में सर्वाधिकार आ जाएगा, वो सारा अधिकार उसके हाथ में हो जाएगा, तो वो किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को वजह नहीं देगा, वो ह्यूमन राइट्स को नहीं मानेगा और किसी भी व्यक्ति को कभी भी फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। तो इस सिस्टम को हटाने के लिए लोगों का या फिर सोसाइटी का या फिर स्कॉलर्स का ये डिमांड हुआ कि सारे जो पावर्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। दैट मीन्स पावर जो है वो किसी एक हाथ में केंद्रित ना होके एज ए पार्लियामेंट, एक तरह का की संसद हो जिसमें पावर जो है डिवाइड हो। तो दो तरह के प्रिंसिपल दिए गए, ला पैट्री एंड ला सिटियन। ला पैट्री, दैट मीन्स फादरलैंड, द टोटल लैंड इज ऑफ गॉड एंड वी ऑल आर सिटीजन। सो as God gave total rights to the citizen, so rights are equal. If man is equal, if we all are equal and all have the same blood, then our rights are equal. No any particular person has privileges. As यहाँ पे बताया गया है कि privileges का अंत, फ्रेंच रेवोल्यूशन का यही नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। तो इक्वलिटी, दैट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल, सारे लोग सोसाइटी में बराबर हैं। इफ यदि समाज में सारे लोग बराबर हैं तो किसी एक को सारे लोगों का डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है, दैट मीन्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि एक पार्लियामेंट होगी और उस पार्लियामेंट के अधिकांश जो मेंबर्स होंगे वो सारे वर्गों से सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि 10% एलिट क्लास थी और 90% थर्ड स्टेट था। तो अकेले थर्ड स्टेट से आपके 600 से अधिक मेंबर्स हो जाते थे और एलिट क्लास इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये आधार बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियन एम्फसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a conjunction, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इसके लिए एक नेशनल सॉन्ग की स्थापना की गई और एक नेशनल फ्लैग सिलेक्ट किया गया जिसको ट्राई कलर के रूप में सिलेक्ट किया गया। तो इस तरह से द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एन एक्टिव सिटीजन। देयर आर टू टाइप ऑफ सिटीजन हियर इंडिकेट, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। व्हाट आर एक्टिव सिटीजन? Active citizen, that means one who directly contribute in the political system of country is known as active citizen। जैसे कि जो इकोनॉमिक, जैसे अपने इकोनॉमिक का 10 पार्ट 1/10 गवर्नमेंट में शेयर करते थे, उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। एंड पैसिव सिटीजन, दैट मीन्स वन दोज हु हैव्स नॉट इनफ मनी, तो वो बैक सपोर्ट करते थे लेकिन उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। तो दिस आर द टू टाइप ऑफ सिटीजन, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो पहले तो वीमेन को इसके अधिकार से वंचित रखा गया, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, बट बाद के समय में ये सारे अधिकार उनको प्रदान कर दिए गए। वेल स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ वर्क असाइन्ड, दैट मीन्स राइट अबाउट the idea of French Revolution, why French Revolution happened in France. That's all. Thank you.